दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है और इन आंकड़ों ने पूरी तरह से चौंका दिया है। आप ये देख ही सकते हो कि एक तरफ तो बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो लगातार सेल की रेटिंग दे रही है और उसके उलट यहाँ पे म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़ी खरीदारी भी करे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को एक तरह से फंसाया जा रहा है? दूसरी तरफ देखें तो बाज़ार के लिए जो सबसे ख़राब चीज़ इस समय दिखाई दे रही है तो वो है एफआईआई की बिकवाली। बहुत ज़बरदस्त बिकवाली एफआई की तरफ से हो रही है और ऐसे में बाज़ार पूरी तरह से देखें तो धराशायी दिखाई दे रहा है और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है, लोगों को भारी नुकसान भी हुआ है। सबसे बड़ी जो टेंशन होती है कि जब तेज़ी आती है तो शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है, आपको 1% 2% बढ़ती हुई दिखाई देगी एक दिन में, लेकिन जब गिरावट होती है तो एक इंट्राडे में ही वो 4-5 दिन की जो तेज़ी है वो सारी काफुर हो जाती है और बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है, पोर्टफोलियो बहुत नीचे आ जाता है और यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात होती है। अब आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान दिए गए उसको भी समझेंगे। क्या यस बैंक में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले फ्राइडे के कारोबार की तो क्लोजिंग 22.55 पर रही है जहाँ पे 0.22% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक आप देख सकते हो कि दबाव में दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक 30 को क्रॉस कर चुका था वो फिर से 20 के आसपास था वो दिखाई देगा और ऐसे में लोगों को चिंता तो होती है क्या ये 20 से भी नीचे चला जाएगा। तो ये जो गिरावट बन रही है इसके पीछे दो बड़ी रीज़न है। एक तरफ तो लगातार जो ब्रोकेज हाउस है वो लगातार सेल के टारगेट देके रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा टेंशन में ला चुके हैं जिससे वो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एफआईआई जो बाजार के लिए इस समय पूरी तरह से निगेटिव बने हुए और इस महीने में लगातार उन्होंने भारी भरकम बिकवाली की है। अब आप देख ही सकते हो कि वो लगातार इस महीने की शुरुआत से ही बिकवाली कर रहे हैं, उनका आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब थोड़ी सी राहत ये रही कि 10 मई को उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम रही है। तो 10 मई को उन्होंने 11,603 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,720 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली रही है वो 2,117 करोड़ के आसपास ही है। लेकिन इससे पहले उन्होंने 9 तारीख को देखा तो 7,000 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की थी और 8 तारीख को भी 6,500 करोड़ की बिकवाली की थी। ये बड़ी चिंताजनक बात है और इस महीने में उन्होंने अभी तक 24,975 करोड़ की बिकवाली कर दी है जिससे काफ़ी शेयर है जो नीचे आ गए। दूसरी तरफ DI बाजार को संभालने की कोशिश करे, उन्होंने फ्राइडे को 10,677 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,967 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 2,709 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये कुछ सपोर्ट मिल रहा है DI की तरफ से। इस महीने में 19,410 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो खरीदारी उससे ज़्यादा बिकवाली FI की तरफ से हो रही है और इसी वजह से बाजार नीचे आ रहा है। और बाजार अब देखें तो अपने बाजार अपने ऊपरी लेवल से जो इस समय पिछले दिनों बनाए थे उससे 2-2,500 पॉइंट नीचे भी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी की है यस बैंक के अंदर। 15 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है यस बैंक के अंदर। सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, यहाँ से निकले हैं। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा फैला हुआ एक भ्रम है, लोगों को इसमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो ब्रोकेज हाउस है जो सेल के टारगेट दे रहे, चाहे ICICI सिक्योरिटीज हो या कोटक हो, ये सारे के सारे जितने बैंक हैं इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक तरफ खरीदारी करें और दूसरी तरफ सेल के टारगेट दे रहे। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 15 नए म्यूचुअल फंड एंट्री कर चुके हैं और ये अप्रैल के आंकड़े हैं। और आप समझ सकते हो कि अप्रैल महीने में ही लगातार कई बार सेल के टारगेट दिए गए और उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। तो एक तरफ तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर कहा जा रहा है कि आप इसमें से निकले क्योंकि प्राइस नीचे आएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एंट्री तो की है और काफ़ी निवेश भी गए। जो एक दो बड़े म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स रेगुलर ग्रोथ ने 1,162 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1,527 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस निफ्टी मिड कैप की तरफ से भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 1,377 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है
और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ ने 740 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज की तरफ से भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी निवेश करे, जेरोदा का भी इन्वेस्टमेंट है, एडलवाइज का, ये सारी ब्रोकरेज फर्म है, मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म है। तो ब्रोकरेज फर्म तो बुलिश है, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास वो सारी की सारी रणनीति होती है। तो चाहे एडलवाइज हो, जेरोदा हो, या फिर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल, अगर वो जम के खरीदारी कर रहे तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है आगे जाने का। और बहुत सारे दूसरे भी फंड हाउस ने निवेश किया है, जिसको सारा हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल का भी नया इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक के CIO महेश राममूर्ति की तरफ से AI स्ट्रेटेजी को लेकर नया बयान दिया गया है। राममूर्ति की अपॉइंटमेंट यस बैंक में 2021 में हुई थी, तो नई अपॉइंटमेंट उनकी भी आप देखें तो नई शुरुआत के साथ में। तो CIO महेश राममूर्ति का कहना है कि यस बैंक इस समय AI टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और साइबर रिस्क और दूसरे जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचने के लिए AI टेक्नोलॉजी को अच्छे से वो मैनेज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तो आपने देखा ही होगा कि टेक्नोलॉजी के दम पे तो यस बैंक ने अपना मुकाम नया हासिल किया है। दूसरी बैंकों को पछाड़ के इन्होंने UPI ट्रांजैक्शन में अपनी एक बड़ी पोजीशन हासिल कर लिया है। पूरे जितने UPI ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 43% का मार्केट शेयर अकेला यस बैंक का है, और इसके पीछे वजह टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे देख दो कि इनके पास AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्सनल बैंकिंग के लिए रोबोट रहे, जो 24 घंटे 7 दिन आपको हर तरह की सेवा देते हैं। बैंकिंग से सुविधा आपके किसी भी प्रकार के हर सवाल के जवाब देते हैं। तो आप देखते हो कि AI टेक्नोलॉजी एक नया फ्यूचर है, और नए ज़माने का इस फ्यूचर का इस्तेमाल यस बैंक बखूबी कर रहा है, जिससे आप देखें तो 60+ बैंकिंग सेवाएं मिल पा रही है। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से लेकर सारी सेवाएं AI के माध्यम से मिल रही है, और एक बड़ा अचीवमेंट है। तो यस रोबोट के माध्यम से आपके हर सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको किसी भी एम्प्लॉय से बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि यस रोबोट ही आपको सारे के सारे आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा यस रोबोट के माध्यम से आप कोई भी बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, मनी सेंड कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो यस बैंक ने ये मुकाम हासिल किया है। वैसे यस बैंक अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी कुछ नए रास्ते अपना चुके हैं। 1 मई से इन्होंने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस में बदलाव किया है। मिनिमम जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी उसमें और पेनल्टी एक्स्ट्रा आईडी जोड़ी गई है, जिससे एक तरह से देखें तो आने वाले समय रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि अब यस बैंक को रेवेन्यू की ज़रूरत है, प्रॉफिट में लाना है यस बैंक को, तो इसके लिए कोशिशें जारी है। NPA अपना बहुत कम कर लिया है। तो ये बहुत सारी जीत है जो यस बैंक ने हासिल की है। भले ही ब्रोकरेज हाउस टारगेट दे 17 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये के, लेकिन आने वाले समय तेज़ी आएगी ज़रूर। अब काफ़ी लोगों तो फिर स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि सिर्फ यस बैंक नहीं, दूसरे स्टॉक भी मिड कैप, स्मॉल कैप के काफ़ी नीचे आए। आप देख ही सकते हो कि जो स्टॉक लगातार दौड़े होंगे, चाहे वोडाफोन आइडिया हो या रिलायंस पावर हो, JP पावर हो, सुजलॉन हो, वो सब अपने ऊपर के लेवल से नीचे आए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इन स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि FDI के माध्यम से जो भारी निवेश किया गया था कार्यालय की तरफ से, उन्होंने अपनी बड़ी स्टेक बेची, 2% के आसपास स्टेक बेची, उसका भी फर्क बाजार में पड़ता है। वैसे वो सामने ही दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर खरीद भी रहे, भरोसा है यस बैंक पे, और इसीलिए चिंता की बात नहीं। फिलहाल अगर आप देखें तो यस बैंक के लिए इस समय ब्रोकरेज हाउस से इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किए, और उनके हिसाब से देखें तो यहाँ पे करीब 22% की गिरावट हो सकती है करंट लेवल से, यानी जो एवरेज टारगेट दिखाया जा रहा है ब्रोकरेज हाउस का वो 17.5 रुपये के आसपास है। तो ये देखते हो एक तरह से माहौल बनाया जाता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको डरना ये नहीं चाहिए। यस बैंक जिस तरह से अचीवमेंट कर रही है, बिजनेस अपना आगे बढ़ा रही है, मैनेजमेंट कोशिश कर रहे हैं, और अब तो प्रमोटर आने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। RBI की तरफ से पूरी की पूरी रजामंदी मिल चुकी है, जल्द ही नया प्रमोटर मिल सकता है। ऐसे में यस बैंक का कारोबार पटरी पे आएगा, और यस बैंक की जो प्राइस काफ़ी नीचे है, आपको ये खास ध्यान रखना चाहिए कि 2018 के पहले इसकी प्राइस 400 के आसपास हुआ करती थी। तो जो 400 के आसपास स्टॉक था वो अगर 22 रुपये के आसपास मिल रहा है तो क्यों ना खरीदारी की जाए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर भी अगर 24-25 रुपये के आसपास खरीदारी करते हो, कुछ सोच के ही करे होंगे, उनके पास तो रिसर्च टीम होती है। तो डरना नहीं चाहिए, निवेश को बनाए रखना चाहिए। आने वाले समय ये बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, यानी ये आने वाले समय 3 डिजिट में जाने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।